नमस्कार। ज्ञान विविधि चैनल में मैं मंजू शर्मा आपका फिर से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम कक्षा 9 का जो है आपका प्रकरण अफवाह है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अफवाह क्या है? अफवाह यानी एक अफवाह शब्द जिसके हम बारे में बात करें तो एक है वो नदी तंत्र की व्याख्या करता है। तो इस आधार पर हम भारतीय जो नदियां यानी जो नदियों का अफवाह तंत्र है, इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, भारतीय नदियों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। हम इसका वर्गीकरण करें तो दो भाग में, एक तो आपकी भाग है आपका हिमालय से बहने वाली जो नदियां हैं, हिमालय की नदियां जो हिमालय से निकलती हैं वो हिमालय की नदियां हैं। दूसरी है आपकी जो वो है आपकी प्रायद्वीपीय नदियां, दूसरी आपकी प्रायद्वीपीय नदियां। यानी इसको दो भागों में हम इसके अफवाह को दो भागों में बांट सकते हैं। पहली है आपकी हिमालय की और दूसरी है आपकी जो प्रायद्वीपीय नदियां। ये कई बार प्रश्न पूछते हैं, तो इसमें कई बार आपके जो प्रश्न आता है वो अंतर का आता है कि हिमालय नदियां और ये आपकी जो प्रायद्वीपीय नदियों में क्या अंतर है। तो इसके बारे में यदि हम अंतर देखें तो देखो हम अंतर करके देख लेते हैं इसको। सबसे पहले इधर हम देख लेते हैं हिमालय की नदियां, हिमालय की नदियां। दूसरी यदि इधर हम बात करते हैं, यदि अंतर देखें इनमें तो ये आपका है प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, अब सबसे पहले इनकी बात करें, हिमालय की नदियों की हम बात करते हैं। तो हिमालय की नदियां क्या है? हिमालय की अधिकतर जो नदियां हैं वो 12मासी हैं। अधिकतर नदियां 12मासी का अर्थ होता है कि 12 महीने ये बहती रहती है, यानी इसमें कभी भी जो है पानी है, इन नदियों का पानी कभी भी नहीं सूखता है। यानी अधिकतर जो नदियां हैं वो 12मासी, यानी पूरे जो 12 महीने हैं ये बहती रहती हैं। तो इसको क्या कहते हैं? 12मासी। पूरे साल ये नदियां, इसमें नदियों में पानी का जो है जल स्रोत हमें जो हमें पूरे 12 के 12 महीने हमें मिलता रहता है। क्योंकि यहाँ पर जैसे कुछ नदियां होती हैं, हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बात करेंगे, तो इसमें जब वर्षा ऋतु होने के कारण इस नदियों में पानी आता है, जबकि जो हिमालय की नदियां हैं उसमें वर्ष भर इसलिए रहता है क्योंकि वर्षा ऋतु में तो रहता ही, उसके बाद जो हिमालय पे जो बर्फ जमी हुई है उसके रूप में फिर वो नदियां, इसका जो बर्फ का जो पानी बनकर आता है वो नदियों में आता रहता है। तो ये नदियां वर्ष भर नहीं सूखती हैं। इसकी यदि नदियों की बात करें तो इसकी जो मुख्य नदियां हैं हिमालय की नदियां, मुख्य नदियां जैसे बात करें सिंधु है आपकी, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये नदियां, ये इसकी हिमालय की नदियां। और हिमालय की नदियों की सबसे ज्यादा खासियत ये होती है कि हिमालय से बहने वाली जो नदियां हैं उनकी लंबाई, लेंथ हम कह सकते हैं ना, लंबाई बहुत ज्यादा होती है। इन नदियों की क्या होती है? ये नदियां लंबी होती हैं, यानी इनकी जो लंबाई होती है जिस क्षेत्र में भी काफी लंबाई क्षेत्र में होती है, लंबाई अधिक होती है, इनकी लंबाई अधिक होती है। और जहां से ये बहती है तो ये जो नदियां होती हैं, हिमालय क्षेत्र की जो नदियां हैं वो विसर्ग और गोखुर झील का भी निर्माण करती है। यानी अपने जहां से वो निकलती है वहां से लेकर जहां तक उसका हम देखते हैं अंतिम स्थान आता है, छोर आता है, वहां से लेकर बीच बीच में क्या करती है, ये विसर्ग और गोखुर झील का निर्माण करती हैं। ये भी कई बार आता है आपके, ये नदियां विसर्ग व गोखुर झीलों का निर्माण करती है, झीलों का निर्माण करती है। अब आप लोगों ने देखा होगा ये विसर्ग क्या होता है और गोखुर क्या है। इसके बारे में यदि हम देखें तो पहले इसको समझ लेते हैं, शब्द आप लोगों की यदि समझ में नहीं आए तो विसर्ग क्या होता है हम देखते हैं। जैसे जहां से मान लो ये नदियां निकल रही हैं, जहां से ये नदी निकलती है, हम थोड़ा सा इधर की तरफ इसको समझ लेते हैं पहले। जैसे ये नदी निकल रही है यहाँ से,
तो जैसे ही ये नदी निकलती है तो यहाँ से निकलते निकलते अपना जो आकार कुछ लेती है वो सर्पाकार लेती है। विसर्प का मतलब सर्प, तो सर्पाकार आकार में होने के कारण ये यहाँ पर थोड़ा सा जो धीमा हो जाता है, इसकी गति विसर्प आकार में हो जाती है। फिर धीरे धीरे आकार में धीमी गति यहाँ एक ऐसा ही झीलें बनती जाती है। गोकुल, गो का मतलब होता है गाय और खुर का मतलब गाय के पैर का पूरा मानते हैं। तो यहाँ इस तरह आकृति का ये जो बनाती है ये झीलों का निर्माण करती है। फिर ये जो नदियां हैं ये लास्ट में जो जब एंड जहां पर होता है उससे पहले कुछ नदियां डेल्टा भी बनाती हैं, जैसे हमने देखा था सुंदरवन का डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां, तो ये नदियां डेल्टा भी बनाती हैं। तो इतना सुंदर डेल्टा बनाती है। तो आगे देखो हम इसी में समझ लेते हैं डेल्टा भी आपका क्या होता है। तो यहाँ से नदी फिर आगे जाते यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर जो तेज गति से जो आती है, क्योंकि ये नदियां जो आती हैं तेज गति से जब आती हैं तो यहाँ पर इस क्षेत्र में अपना जो बहाव जो लेके आती हैं, जो मिट्टी जो मिट्टी लेकर आती हैं यहाँ पर, तो यहाँ किनारे पर ये क्या करते थे, यहाँ ये जमाव कर देती हैं और जमाव करने के बाद यहाँ पर क्या होता है, एक मैदान का निर्माण होता है। यहाँ पर मैदान का निर्माण होता है और वो मैदान क्या कहलाता है आपका डेल्टा। यानी आपका जैसे सुंदरवन का नाम सुना होगा, सुंदर पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन का डेल्टा है वो बहुत ही विश्व का सबसे बड़ा हम कह सकते हैं डेल्टा है ये। और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं इनके जो से बना है ये आपका डेल्टा। तो इस तरह से निर्माण करती है। एक तो सर्पाकार ले लेती है आती हुई, तो ये विसर्प यहाँ पर जो निर्माण करती है, गोकुल झीलें यहाँ पर बनती है जब इस तरह की जो आकृति यहाँ बनती है। फिर जैसे ये किनारे पर आती हैं तो यहाँ पर अपना जो छोड़ती हैं तो यहाँ एक मैदान बनता है, उसको क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। तो ये हमने देखा था हमारी जो हिमालय की नदियों के बारे में। अब हम प्रायद्वीपीय नदी की बात करें तो इसमें से हमें समझ में आ जाएगा कि ये अधिकतर नदियां 12 मासी हैं। तो ये नदियां क्या है, मौसमी हैं। मौसमी यानी मौसम के अनुसार, यदि वर्षा ऋतु है तो यहाँ पर इसमें पानी आएगा और वर्षा ऋतु नहीं है तो इनमें पानी नहीं आएगा। ये नदियां मौसमी होती हैं, यानी मौसम के। इनकी हमने जो लंबाई देखी, यदि पहले मुख्य नदी की बात करें इनमें कौन कौन सी मुख्य नदी हैं, तो मुख्य नदी की बात करें तो गोदावरी आपकी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती या ताप्ती नदी भी कहते हैं या ताप्ती नदी भी इसको कहते हैं, कृष्णा है, कावेरी है, ये सारी की सारी हैं ये नदियां प्रायद्वीपीय नदियों में आती हैं। और ये हमने देखा था इन जो नदियों की जो हिमालय से जो नदियां आती हैं उनकी लंबाई ज्यादा होती है, यानी काफी जो एरिया क्षेत्र में ये बहती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का क्षेत्र है वो ज्यादा लंबा क्षेत्र नहीं होता है। यानी ये जो नदियां होती है तो इन नदियों की क्या होती है, लंबाई कम होती है, इन नदियों की लंबाई कम होती है, इनकी हम कह सकते हैं इन नदियों की लंबाई कम होती है। इन नदियों में भी, प्रायद्वीपीय नदियों में भी एक खासियत बात यह है कि इन नदियों में जैसे हमने देखा यहाँ गोकुल झील का जो हिमालय नदियां गोकुल झील है बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो इसी प्रकार ये नदियां भी क्या करती हैं, कुछ ये हम इसको दो भागों में हम इसको बांट सकते हैं। प्रायद्वीपीय जो नदियों की बात करें तो कुछ नदियां ऐसी हैं जो ये डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो कुछ नदियां ऐसी हैं जो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे देख लेंगे, पहले एक बार इसको आप समझ लेना, ये अंतर कई बार आता है। तो हिमालय की नदियां थोड़ा सा हम वापस देखते हैं, ये 12 मासी होती हैं, ये मौसमी होती हैं। इसकी मुख्य नदियां सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हैं। तो इसकी गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती है, कृष्णा है, महानदी है, कावेरी है। इनकी लंबाई अधिक होती है तो इनकी लंबाई कम होती है। अब प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में हमने देखा डेल्टा भी बनाती हैं और आपका जो ज्वार नदमुख बनाती है। तो ये क्या होता है ये देखते हैं थोड़ा सा, इसके बारे में आप थोड़ा सा समझ लो। उसके बाद जो हमारी जो मुख्य नदियां हैं जो हिमालय की और प्रायद्वीपीय उसके बारे में देखेंगे। तो थोड़ा सा हम ऐसे डायग्राम से समझ लें आप। जैसे हमने देखा था प्रायद्वीपीय नदियां जो होती हैं वो दक्षिण की जो नदियां हैं हम कह सकते हैं इधर जो बहती हैं पश्चिम में, दक्षिण में। तो यहाँ जो जो नदियां होती हैं तो प्रायद्वीपीय नदी के हम कह सकते हैं दो भाग हैं। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है, इसको हम दो भागों में हम इसको बांट सकते हैं। एक है आपका अरब सागरीय और दूसरा है आपका बंगाल की खाड़ी तंत्र, दूसरा आपका बंगाल की खाड़ी तंत्र।
ठीक है। अरब सागरीय हम देखते हैं, ये भारत का मैंने नीचे का हिस्सा का मानचित्र थोड़ा सा समझाने की कोशिश की। इधर हम देखते हैं अरब सागर है, इधर आपका अरब सागर और इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर है बंगाल की खाड़ी। अब यहाँ से आप ध्यान देना कि बंगाल की खाड़ी में जो नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में लाती हैं वो बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र नदी क्षेत्र कहलाता है, तंत्र कहलाता है। और जो नदियां अपना जल अरब सागरीय क्षेत्र में यानी अरब सागर में ले जाती हैं वो अरब सागरीय तंत्र कहलाता है। जैसे अरब सागर की नदियां जो नदियां, हम यहाँ राजस्थान की भी कुछ नदियां आती हैं, लेकिन राजस्थान की नदियों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आज जो मुख्य भारत की जो नदियां हैं सिर्फ उनके बारे में देखेंगे, राजस्थान की बाद में देखेंगे। तो यदि अरब सागर में लाती है तो जो मुख्य नदी है आपकी नर्मदा और तापी नदी, मुख्य नदी नर्मदा और तापी नदी, ये यहाँ पर अरब सागर में अपना जल लाती है। तो ये दोनों की दोनों नदियां क्या बनाती हैं, ये ज्वार नद, ये दोनों नदियां ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। जबकि बंगाल की खाड़ी में जो नदियां अपना जल लाती हैं, हमने देखा बंगाल की खाड़ी में हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में करें, ये भी प्रायद्वीपीय में आएगी और ये भी प्रायद्वीपीय में आएगी, लेकिन इसके हम दो भाग में हमने बांट दिए, एक अरब सागरीय और एक आपकी बंगाल की खाड़ी वाला। तो अरब सागरीय में तो हमने देखा नर्मदा और तापी नदी है, और बंगाल की खाड़ी की बात करें तो हमने देखा गोदावरी नदी है, आपकी ये कृष्णा नदी है, महानदी है, कावेरी नदी है, तापी नदी है। ये सारी की सारी नदियां क्या करती हैं, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं, ये डेल्टा का निर्माण करती है। अब हमने डेल्टा के बारे में तो देख लिया था, जब मैदान के जब अंत समय में वहां पर जब पहुंचती हैं तो यहाँ पर एक मैदान का निर्माण होता है। तो जब बंगाल की खाड़ी में जितनी भी गिरने वाली जो नदियां यानी जो अंत में अपना जो जल है वो अपना बंगाल की खाड़ी में लाती हैं, जैसे गोदावरी नदी है, कृष्णा है, महानदी है, कावेरी है, ये अपना जल कहाँ पर लाती है, बंगाल की खाड़ी में, तो ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। जबकि अरब सागर में जो नदियां अपना जल लाती हैं वो ज्वारनद मुख। अब ज्वारनद मुख क्या होता है, यहाँ देखते हैं ये जो नदियां बहती है, मान लो ये नर्मदा ताप्ती नदी जो बहती है, ये नदियां अपना जल समुद्र के किनारे, यानी हम देख रहे हैं अरब सागर है, यहाँ पूरा का पूरा समुद्र है, तो यहाँ पर ये जो किनारे पर क्या करती हैं, अपना जो जमाव जो इकट्ठा करती हैं। यहाँ एक आपका, यहाँ मान लो ये नदी आ रही, तो यहाँ पर एक आपका ये कट सा एक खड्डे कैसे जमाव जो निर्माण करती है, जो मलबा लेकर आती है यहाँ पर इस किनारे पर जो इकट्ठा करती है, और इसको क्या कहते हैं, हम ज्वारनद मुख कहते हैं। तो इस प्रकार हमने पहले अंतर देखा, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में देखा है। ये इसके भी दो तंत्र हैं, प्रायद्वीपीय, अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी। तो ये हैं सारी की सारी नदियां, नर्मदा है, ताप्ती है, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, ताप्ती, ये सारी की सारी किस नदी में आती हैं, प्रायद्वीपीय नदी क्षेत्र में आती हैं। अब हम एक एक करके इनका जो है विस्तार से हम देखते हैं। सबसे पहले हम जो हिमालय की जो नदियां हैं उसके बारे में हम देखते हैं कि हिमालय से कौन कौन सी नदी बह के आती है। तो हिमालय से तो हमने सबसे पहले देखा था हमारी जो नदी हम कह सकते हैं सिंधु नदी, जो हिमालय क्षेत्र की जो नदी है सिंधु नदी, इसके बारे में देखते हैं। सिंधु नदी के बारे में देखते हैं तो सिंधु नदी निकलती कहाँ से, यदि इसका हम ये तो उद्गम स्थल देखें कहाँ से निकलती है, तो ये मानसरोवर यानी तिब्बत के मानसरोवर से हम कह सकते हैं, तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है उद्गम स्थल। अब हम इसकी लंबाई की बात करें, यदि हम सिंधु नदी की लंबाई की बात करें कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी होती है, तो सिंधु नदी की जो लंबाई है वो मानी गई है 2900 किलोमीटर, लगभग 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है। और यहाँ से ये तिब्बत के मानसरोवर से ये निकलती है नदी, उसके बाद भारत में ये पश्चिम की तरफ से बहती हुई ये आती हुई फिर जम्मू कश्मीर के लद्दाख में ये भारत में प्रवेश करती है। यानी जो हमारा जो भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, जम्मू कश्मीर में एक जगह है, आप लोगों ने नाम सुना होगा लद्दाख, जो अब हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश भी है, इस लद्दाख में यहाँ पर लद्दाख से ये भारत में एंट्री करती है, यानी भारत में प्रवेश लद्दाख के इधर से आती है।
यहाँ से ये प्रवेश करती है भारत में सिंधु नदी। इसकी जो लंबाई 2900 किलोमीटर है। उसकी सहायक नदियों की बात करें कि कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी सहायक नदियां हैं आपकी रावी, झेलम, सतलज, व्यास, चिनाब आदि। ये इसकी सहायक नदियां मानी गई है। सिंधु की नदी की सहायक नदियां ये मानते हैं। अब यहाँ से फिर ये सिंधु नदी बहती हुई कहाँ पर जाती है? पाकिस्तान में भी जाती है। तो पाकिस्तान में जाने के बाद ये कराची से पूर्व की ओर, ये कराची से पूर्व की ओर होते हुए कहाँ पर जाती है? अरब सागर में। फिर अरब सागर में मिल जाती है। ये अरब सागर में मिलती है। ये हमने देखा सिंधु नदी का निकलती कहाँ से? तिब्बत के मानसरोवर से। इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर मानी गई है। और भारत में जब ये प्रवेश करती है तो भारत में जब ये पश्चिम की तरफ से जब प्रवेश करती है, पश्चिम की तरफ से प्रवेश करती है ये, तो जम्मू कश्मीर के स्थान है लद्दाख, वहां पर अब हम कह सकते हैं हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश भी है, वहां से ये प्रवेश करती है और फिर ये भारत में बहती हुई फिर पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में फिर कराची से पूर्व की ओर बहती हुई ये अरब सागर में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं रावी है आपकी, झेलम, सतलज, व्यास और चिनाब। अब हमारी जो दूसरी नदी है गंगा नदी, सबने नाम भी सुना होगा गंगा नदी। हम इसको पवित्र नदी मानते हैं। तो गंगा नदी के बारे में अब देखते हैं। तो गंगा नदी दूसरी हमारी जो है गंगा नदी, इसके उद्गम स्थल की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गंगा नदी, सबसे पहले नाम इसका गंगा नहीं आया है। सबसे पहले इसका नाम हम शुरू से लेते हैं। सबसे पहले भागीरथी के नाम से, भागीरथी के नाम से एक जो धारा होती है नदी के रूप में, वो गंगोत्री हिमनद से निकलती है। जो हिमालय से निकलती है तो गंगोत्री हिमनद, ये भागीरथी के नाम से एक जो मुख्य धारा हम कह सकते हैं या नदी कह सकते हैं, ये गंगोत्री हिम से निकलती है। उसके बाद अलकनंदा, जो दूसरी नदी है अलकनंदा, उत्तराखंड में है, बहती है ये। तो अलकनंदा यहाँ पर इस भागीरथी से देवप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग में मिलती हैं। किससे? भागीरथी से, दोनों मिलती हैं। तो दोनों मिलने पर, यहाँ पर जब दोनों मिलती हैं अलकनंदा प्लस भागीरथी, यहाँ पर दोनों का देवप्रयाग में दोनों नदियां मिलती हैं, तो दोनों नदियों का यहाँ नाम इसका क्या होता है? गंगा होता है। यहाँ से इसका नाम हम जो गंगा नाम कहते हैं, यहाँ गंगा नदी के नाम से हम जानते हैं। यानी सबसे पहले भागीरथी के नाम से ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है। उसके बाद जो अलकनंदा नदी बहती है, वहां ये देवप्रयाग में दोनों नदियों का संगम होता है और वहीं से इसका नाम क्या दिया जाता है? गंगा दिया जाता है। उसके बाद गंगा नदी की हम बात करें तो गंगा नदी, उसके बाद गंगा नदी है वो हरिद्वार के बाद में, यानी जब हम हरिद्वार तक, तो ये हरिद्वार से पहले तो ये पर्वतीय क्षेत्रों में बहती है और हरिद्वार में आने के बाद ये हरिद्वार में फिर ये पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़ देती है और मैदानी क्षेत्रों में आती है। यानी पर्वतीय क्षेत्र छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में ये प्रवेश करती है, यानी ये मैदानी क्षेत्रों में आ जाती है। यहाँ पर हरिद्वार में, कहाँ से? ये हरिद्वार में आ जाती है। अब हम इसकी लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई मानी जाती है 2500 किलोमीटर और कहीं कहीं पर आप ध्यान देना, कहीं कहीं पर इसका 2525 किलोमीटर भी इसका मानी जाती है इसकी लंबाई। इसकी हम सहायक नदियों की बात करें, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो इसकी सहायक नदियां हैं यमुना, इसकी आपकी गंडक, घाघरा, कोसी, ये इसकी सहायक नदियां हम मान सकते हैं।
उसके बाद हम आगे हम इसकी बात करें, यहीं से हम गंगा नदी में ही चल रहे हैं। यहाँ से सहायक नदी के बाद हम देखते हैं, ये जब बहती हुई यहाँ से जो पश्चिम की तरफ बहती हुई, ये पश्चिम बंगाल के फरक्का एक स्थान है, ध्यान रखना, फरक्का, फरक्का तक ये बहती है। और फरक्का के बहने के बाद यहाँ से ये फिर दो भागों में विभाजित हो जाती है फरक्का में। कहाँ पर, एक तो जो मुख्य धारा होती है, एक तो इसका नाम हो जाता है भागीरथी और एक दूसरा है हुगली। ये दो फिर मुख्य धाराओं में जो बन जाती है। तो जो एक धारा तो क्या होती है, वहीं पर ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और दूसरी जो धारा होती है उसकी, वो क्या करती है, बांग्लादेश चली जाती है। हम देखते हैं पश्चिम बंगाल के पास ही। तो दूसरी जो धारा होती है वो यहाँ से बहती हुई कहाँ पर चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। तो बांग्लादेश में जाने के बाद, यहाँ से जाने के बाद आप देखना, बांग्लादेश में इस नदी को कौन सी नदी मिलती है, इस नदी में आकर ब्रह्मपुत्र नदी किसमें मिलती है, यहाँ पर। ये जो एक हमने जो दो धाराओं में बंट गई थी हमारी गंगा नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का के पास, तो यहाँ दो नदी, तो एक तो जो धारा होती है वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है उसी समय, एक धारा बहती हुई बांग्लादेश जाती है, वहां बांग्लादेश में जो बहती हुई जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें मिल जाती है। तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी दोनों का यहाँ संगम हो जाता है। तो इन दोनों का फिर ये दोनों की दोनों नदियां कहाँ पर आती हैं, फिर बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर आती हैं। तो बंगाल की खाड़ी में आने से पहले इस नदी को मेघना के नाम से जानते हैं। यानी जब दोनों ये अपना, यहाँ पर दोनों नदियां अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी में लाते हैं, उससे पहले जिस स्थान से मिलती है वहां उसका नाम क्या दिया जाता है, मेघना नदी। यानी ये यहाँ मेघना नदी के नाम से ये जानी जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं ये दोनों का यहाँ पर हमने देखा, पहले अलकनंदा और भागीरथी, तो गंगा नाम आया। फिर यहाँ पर हमने देखा फरक्का के पास बहती, यहाँ पर दो धाराएं इसकी जो बन जाती हैं। उसके बाद यहाँ हमने देखा, उसके बाद तीसरी ब्रह्मपुत्र और गंगा, ये दोनों नदियां मिलकर पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन का जो डेल्टा है, वो बहुत ही सुंदरबन का डेल्टा, यहाँ पर डेल्टा का दोनों की दोनों नदियां मिलकर निर्माण करती हैं। और अंत में अपना ये जल कहाँ पर ले जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। तो ये हमारा था गंगा नदी के बारे में। अगला हम जो देखते हैं वो हमारा है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी हमने अभी नाम भी देखा था। तो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी क्या होती है, तिब्बत के पास से ही निकलती है। और हमने देखा था जैसे सिंधु नदी के बारे में देखा था, तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। तो इसी प्रकार ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी इसके समानांतर बहती है। और भारत की बात करें, वैसे तो लंबाई की यदि हम इसकी बात करें, जो ये ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो इसकी लंबाई भी 2900 किलोमीटर ही मानी गई है। लेकिन माना जाता है कि ये जो लंबाई है ये उससे ज्यादा है, यानी 2900 किलोमीटर की तो हमने सिंधु नदी की भी देखी है। तो सिंधु नदी से माना जाता है कि इसकी लंबाई है सिंधु नदी से भी ज्यादा है। लेकिन इसका अधिकतर जो हिस्सा है वो भारत से बाहर स्थित है। इसके कारण यहाँ भारत में इसकी जो लंबाई है, हम कह सकते हैं हम अपने हिसाब से कि इसकी लंबाई इसकी कम है। तो ये इसकी लंबाई से भी यदि शुरू ज्यादा माने, शुरू से तो एक साथ माने तो इसकी ज्यादा है, लेकिन भारत में इसका हिस्सा क्या है, कम है। तो ये भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जानते हैं, दिहांग, ध्यान रखना। अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जानते हैं, हम ऊपर से थोड़ा सा देख लेते हैं शुरू से। ये भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में ये आती हैं। कौन सी नदी, दिहांग के नाम से इस नदी को जाना जाता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। फिर यही दिहांग नदी साथ में जो केन्नूर जो नदी है, केन्नूर नदी है, उसके बाद हम कह सकते हैं जो लोहित नदी है, और इन नदियों से ही मिलकर कौन सी नदी का निर्माण होता है, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से हम जानते हैं। ये हमारी है आपकी जो
ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ये यहाँ से सीधा का सीधा बांग्लादेश आती है। जैसे तिब्बत है तो तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है, तिब्बत में इसको कहा जाता है सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी में तिब्बत में क्या कहा जाता है, सांगपो। अंत में ये बांग्लादेश में चली जाती है, भारत से, तिब्बत से निकलती है, भारत से बहती बांग्लादेश में जाती है, फिर बंगाल की खाड़ी में आती है, तो सांगपो। और जबकि बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं, जमुना। बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं। यानी जैसे हम यहाँ पर ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, फिर यहाँ पर जो इसकी नदियां दिहांग है, किन्नरू है, रोहित है, ये यहाँ से नदियां ब्रह्मपुत्र के नाम से यहाँ पर भी इसको जानते हैं। फिर यहाँ से ये सीधा बांग्लादेश जाती है और फिर यहाँ पर जो हमने देखा था गंगा नदी से मिलती है, फिर उसके बाद अंत में अपना जल कहाँ ले जाती है, बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। तो तिब्बत में तो इसको सांगपो कहा जाता है और बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। तो इस प्रकार जो हमने हिमालय की जो मुख्य जो बड़ी नदियां हैं उसके बारे में हमने आज देखा है। आगे हम देखते हैं थोड़ा सा जो प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। इतनी देर हमने क्या देखा था, जो हिमालय से जो आने वाली नदियों के बारे में देखा। आज हम देखते हैं अभी फिर प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। हमारी प्रायद्वीपीय नदियां, हमने इसके दो तंत्र देखे थे, एक तो आपका जो अरब सागरीय, एक दूसरा आपका बंगाल की खाड़ी वाला। तो प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे पहले बात करें तो ये यहाँ की हम देखते हैं नर्मदा। पहले अरब सागर में जो अपना जल ले जाने वाली जो नदियां हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये मध्य उद्गम स्थल देखें, इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। कौन सी नदी है आपकी, नर्मदा नदी निकलती है और ये अरब सागर में अपना जल ले जाती है, यानी अरब सागरीय क्षेत्र में अपना जल ले जाती है। और ये नदी कहाँ कहाँ बहती है, ये महाराष्ट्र और गुजरात में, ये भारत के दो राज्यों में ये नदी बहती है, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में बहती है। और यहाँ से जबलपुर होती हुई ये अपना बहुत जो बड़ा गोर्ज जो बनाती है, एक शब्द आया है आपका, ये गोर्ज का निर्माण करती है, बहुत ही सुंदर। ये गोर्ज क्या होते हैं, जो नदियां हैं अपना जो जमाव जो लेकर आती हैं, पत्थरों को काट कर जब ये यहाँ से निकलती हैं, जिस एरिया से, जैसे पहाड़ी क्षेत्र से निकलती हैं, तो चट्टानों को काटती हुई, एक सुंदर चट्टानों को काटते हुए फिर ये निकलती हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर जहाँ यहाँ गोर्ज का निर्माण होता है। तो ये यहाँ पर जबलपुर के निकट ये गोर्ज का निर्माण करती है। आगे हम देखते हैं इसकी जो दूसरी नदी है प्रायद्वीपीय नदी। हमने देखा इनकी लंबाई, इसकी लंबाई है नर्मदा नदी की, मैंने बताई नहीं, इसकी लंबाई 1312 जो किलोमीटर ये जो मानी जाती है। अगली हम देखते हैं जो नदी प्रायद्वीपीय, हम देखा प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं उनकी लंबाई कम होती है। तो दूसरी नदी हमारी है ताप्ती नदी, या हम इसको कहते हैं ताप्ती नदी या तापी नदी। ये दूसरी भी अरब सागरीय तंत्र में अपना जल ले जाने वाली नदी है। तो ये भी मध्य प्रदेश की निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है मध्य प्रदेश के आपके अमरकंटक से, तो तापी नदी निकलती है आपके मध्य प्रदेश के सतपुड़ा की पहाड़ियों से, सतपुड़ा की पहाड़ियों से। उद्गम स्थल इसका ये उद्गम स्थल है, ये मध्य प्रदेश की जो है उसकी पहाड़ी से, किसकी पहाड़ी से, सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। ये मध्य प्रदेश के किन किन राज्यों में बहती है, ये कौन कौन से राज्य हैं जिनमें ये नदी बहती है। ये मध्य प्रदेश से निकलती है, तो मध्य प्रदेश में तो बहती है, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद गुजरात में, और फिर अपना अंतिम जो जल है वो अरब सागर में ले जाती है। तो ये आपकी जो है तापी नदी के बारे में। अगली है हमारी जो नदी गोदावरी नदी, जो मुख्य नदी है गोदावरी नदी। कई बार गोदावरी नदी के बारे में बहुत बार प्रश्न आता है, तो इसको थोड़ा सा देखना आप अच्छे से। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी के बारे में यदि हम बात करें तो प्रायद्वीपीय सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। इसको क्या कह सकते हैं, प्रायद्वीपीय नदियों में
हिमालय की वाली में नहीं गिनना है हमें, कौन सी में गिनना है, प्रायद्वीपीय वाली में। तो सबसे प्रायद्वीपीय नदियों में से ये सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदी है ये, प्रायद्वीपीय नदी है सबसे बड़ी, हम इसको मान सकते हैं कि ये सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ये कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल की बात करें, उद्गम स्थल ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है, नासिक जिले से। ये यहाँ पर हमने देखा सबसे बड़ी जो है नदी, हम इसको प्रायद्वीपीय नदी के रूप में हम जान सकते हैं। इसका उद्गम स्थल है जो महाराष्ट्र के है वो नासिक जिले से निकलती है। इसकी सहायक नदियां की बात करें, सहायक नदियां, सहायक नदियों की बात करें तो है पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा, ये इसकी सहायक नदियां हम इसको मानते हैं। जो सहायक नदी कौन सी होती है, जो उस नदी में आकर मिलती हैं, तो वो उसकी कौन सी नदी मानी जाती है, सहायक नदी मानी जाती है। एक सबसे बड़ा प्रश्न इस गोदावरी नदी के बारे में पूछा जाता है, वो है दक्षिण की गंगा, यानी गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और ये प्रश्न आता है कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो आपकी कौन सी नदी है, आपकी गोदावरी नदी। इसको अच्छे से ध्यान में रखना, दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। और ये प्रायद्वीपीय नदियों की सबसे बड़ी नदी हम इसको मान सकते हैं, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले से ये निकलती है। और इसे कौन कौन से राज्यों में यदि बहती है, दो राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र से तो निकलती है, तो महाराष्ट्र में तो बहती है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, यहाँ से ये नदी बहती है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, आपका आंध्र प्रदेश है, यहाँ तक ये बहती है। उसके बाद अपना जल कहाँ ले जाती है, अंत में अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। हमने देखा था इसके दो प्रायद्वीपीय, हमने देखा था एक अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी का। अरब सागरीय नदी हमने दो मुख्य पढ़ी थी, नर्मदा और ताप्ती, जो अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे जो वो सारी की सारी नदियां अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। तो ये है आपकी गोदावरी नदी के बारे में। अगली हमारी जो नदी है वो है आपकी कावेरी नदी। कावेरी नदी के बारे में देखते हैं। कावेरी नदी, कावेरी नदी के बारे में यदि हम बात करें तो ये पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी की श्रृंखला की पहाड़ियों से निकलती है। उद्गम स्थल की बात करें तो पश्चिमी घाट, हमने जो पहले जो पाठ पढ़े थे उसमें भी देखे थे, तो पश्चिमी घाट है उसकी जो ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियां हैं या श्रृंखलाएं जो हैं, वहां से इसका उद्गम स्थल होता है। किसका, कावेरी नदी का हम उद्गम स्थल मान सकते हैं। इसकी लंबाई बताई गई है 760 किलोमीटर, 760 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी गई है। हम देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियों की अधिकतर जो लंबाई होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो इसकी जो लंबाई है वो मानी गई है आपकी 760 किलोमीटर मानी गई है। ये भारत का सबसे बड़ा जो जलप्रपात बनाती है, यानी पूरे भारत की हम बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो नदी बनाती है वो कौन सी है, कावेरी नदी। यानी भारत का, ये प्रश्न कई बार आता है आपका, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात, सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है कौन सी नदी, कावेरी नदी। और ये प्रश्न आता है कई बार, कौन सी नदी जिसका या भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सी नदी पर है, तो ये हम कह सकते हैं कावेरी नदी पर है। यानी भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कहाँ पर, दूसरा सबसे बड़ा कावेरी नदी पर हम कह सकते हैं। इसको यहाँ पर शिव सुंदरम के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ ये जलप्रपात बनाती है तो उसको वहां पर शिव सुंदरम के नाम से इसको जाना जाता है। किसको, कावेरी नदी को जाना जाता है।
इस प्रकार हमने आज देखा था प्रायद्वीपीय नदियां और हिमालय की नदियों के बारे में हमने देखा। तो सबसे पहले तो हमने हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों में हमने सबसे पहले यहाँ पर आज अंतर देखा था कि अंतर कितना, जो हिमालय से जो बहने वाली नदियां हैं वो क्या करती हैं, 12 मासी होती हैं, और जबकि प्रायद्वीपीय जो नदियां होती है वो मौसमी होती है। हिमालय की जो नदियां होती है उनकी लंबाई ज्यादा होती है, प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम होती है। हिमालय की नदियों का हम देखते हैं कि हिमालय की नदियां जो होती हैं विसर्ग व गोखुर झीलें इनका निर्माण करती हैं, जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियां, बहुत सारी जो नदियां हैं वो ज्वारनदमुख है, वो डेल्टा का निर्माण ये भी नदियां करती हैं। फिर हमने गंगा जो नदियां हैं, जो हिमालय की जो नदियां हैं, सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इनके बारे में देखा। उसके बाद हमने प्रायद्वीपीय नदियां गोदावरी है, कृष्णा है, ये आपकी जो कावेरी है, ये कौन सी नदी में आती है, प्रायद्वीपीय नदी, तो इसके बारे में हमने देखा। तो इनको आज अच्छे से समझना और इसको वापस एक बार देखना। आज के लिए हम इतना ही, कल हम इससे आगे जो हमारा जो अगला जो है इसी में टॉपिक अफवाह में हमारी जो झीलें हैं, तो झीलों के बारे में हम देखेंगे, झीलों के हमारे क्या लाभ हैं और हमारी जो नदियों के लाभ भी, नदियों से हमें क्या लाभ हैं और नदियों का जो प्रदूषण भी हो रहा है, इनके बारे में चर्चा हम कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।